नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भी, एनसीपी ने भी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी और इनके साथ-साथ देश-विदेश में बैठी हुई तमाम ताकतों ने भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। करीब 400 एनजीओ इस समय दिन-रात मुसलमानों के पास पहुंच रहे हैं, उनको वोट के लिए तैयार कर रहे हैं। वोट किस पैटर्न पर करना है, किसके पक्ष में करना है, किसके विरोध में करना है, इसके गुण उनको दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इसके लाभ और नुकसान बता रहे हैं कि अगर हरियाणा की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार यहाँ फिर से आ गई तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की कठिनाइयां उनके सामने पेश आएंगी। यानी हर तरीके से उनको उकसाया और भड़काया जा रहा है और उनको पाठ पढ़ाया जा रहा है। एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें जानकारी मिली है कि करीब-करीब 400 के आसपास संगठन हैं, एनजीओ हैं, जो इस समय पूरे महाराष्ट्र में जुटे हुए हैं मुसलमानों को एकजुट वोट करने के लिए और उसके फायदे बताने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने एक तरफा और एक निष्ठ वोट किया था। एक तरफा वोट किसके विरोध में? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना यानी आपका एकनाथ शिंदे और अजित पवार के खिलाफ। उसका नतीजा ये रहा था कि 48 में से 31 सीटें एमवीए या इंडी अलायंस जो है वो जीत गया था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो महायुति है वो केवल 17 लोकसभा सीटों पर सिमट गया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी जरा तैयारी के साथ महाराष्ट्र पहुंची है और उसके पास हरियाणा में जीत का एक आत्मबल भी है, उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। और जिस तरीके से हरियाणा में हमें जो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे जो बीज सूत्र इस समय है उसका असर दिखाई दिया था और वहां पर हिंदू लामबंद हुए थे और कांग्रेस 10 साल बाद भी सत्ता में वापसी करने में नाकाम हुई थी। जो आरएसएस की टीमें हरियाणा में करीब 1.5-2 महीने पहले से सक्रिय हुई थी और बूथ लेवल तक और गली मोहल्लों तक और घरों तक पहुंची थी, वैसा ही महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। और हम ये मान करके नहीं चल सकते कि जितनी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल इस बार के विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं, आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठन भी लगे हुए हैं, तो इसकी जानकारी जो इंडी ब्लॉक है उसको नहीं होगी। उनको भी पता है कि तैयारी इस बार भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की है। महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, न केवल इसलिए कि यहाँ से 48 लोकसभा सीटें आती हैं, बल्कि इसलिए भी कि मुंबई को इस देश की
आर्थिक राजधानी माना जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने 2019 में भी इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को पूर्ण बहुमत मिला था, फिर से सरकार बनाने का जनादेश मिला था, शरद पवार को आगे करके कांग्रेस ने उस सरकार के बनने में लंगड़ी मार दी थी और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना करके इन दोनों दलों ने, यानी शरद पवार और सोनिया गांधी की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोक दिया था। जो जानकारी मिल रही है, वोट जिहाद की पूरी तैयारी इस समय महाराष्ट्र में कर ली गई है। जानकारी ये मिल रही है कि कुल मिलाकर के 17 शर्तें रखी गई हैं इनके सामने, यानी एमवीए गठबंधन के सामने। और ये कहा गया है, इनमें से 4-5 तो मैं आपको बता भी देता हूं कि इनकी शर्तें एक्चुअल में क्या हैं। ये इनका कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक का आप लोकसभा, राज्यसभा में विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता देंगे। वक्फ बोर्ड के लिए, यानी जो महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड है, उसके लिए आप वित्तीय सहायता देंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए भी एक कानून होना चाहिए। इसके अलावा मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में इन्होंने 10% आरक्षण की मांग की है। पुलिस सेवा की भर्ती में मुसलमानों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। आरएसएस पर पाबंदी की मांग की गई है और नीतेश राणा जैसे जो लोग बयान देते हैं और जिन बयानों से इनको तकलीफ होती है, असदुद्दीन ओवैसी, उसका भाई अकबरुद्दीन, वो किस तरह के बयान देते हैं उसे उससे इनको तकलीफ नहीं होती है। पर अगर नीतीश राणा इनको चैलेंज करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। इनका कहना है ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो यहाँ का उलेमा बोर्ड है और उसके जो सर्वे सर्वा हैं, उनका मैं एक वीडियो भी आपको सुनवाने वाला हूँ। उन्होंने ये मांग की है कि एमबीए अगर इनकी सरकार बन जाती है, ये सत्ता में आते हैं, तो जो वक्फ संशोधन विधेयक मोदी सरकार लेकर के आ रही है, इसका विरोध करे और इसको रद्द करने की दिशा में हमें काम करती हुए दिखाई दे। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार को, यानी जब इनकी सरकार बन जाए, तो उस सरकार को, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपया देना चाहिए। 1000 करोड़ रुपया, यानी 1000 करोड़ रुपया अगर आप देंगे तो हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उलेमा बोर्ड ने यह भी कहा है कि वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित होना चाहिए। यानी वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्तियां, जो इनका दावा है कि ये हमारी संपत्तियां हैं और दूसरे लोग वहां रह रहे हैं, गांव के गांव हैं जिस पर इन्होंने दावे कर रखे हैं, तो इन्होंने कहा कि उस अतिक्रमण को, उसको ये अतिक्रमण बता रहे हैं, उसको हटाने के लिए एक कानून पारित किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग ये कर रहे हैं। पुलिस भर्ती में वरीयता की मांग कर रहे हैं कि शिक्षित मुसलमानों को पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती किया जाए और वरीयता के आधार पर किया जाए। आरएसएस पर पाबंदी की ये मांग कर रहे हैं और जो विवादित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है और सलमान अजहरी को रिहा करने की इन्होंने मांग की है। ये मोटे तौर पर इनकी मांगे हैं। मैं आपको इनका एक वीडियो सुनवाता हूं साहब, जो इन्होंने एमबीए के सामने अपनी
शर्तें रखी हैं कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें। कोई वो तमाम महाराष्ट्र के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें। कोई वोट ऐसा न रह जाए, वैलिड वोट, जो पड़े ना। इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं, उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। और मैं इस मौके पर महाविकास अघाड़ी वालों से, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनके तीनों धड़ों के रेस्पेक्टेड लीडर से मैं ये बात बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि आपको टिकट की तकसीम में इंसाफ करना चाहिए। आपको मैंने एक लिस्ट भेजी है जो अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाइकल्ला की सीट है जहां 41.5% मुसलमान हैं। अकोला वेस्ट की सीट है जहां 41.6% मुसलमान हैं। औरंगाबाद सेंट्रल की सीट है जहां 38.5% मुसलमान हैं। औरंगाबाद ईस्ट की सीट है जहां 37.5% मुस्लिम आबादी है। और बांद्रा वेस्ट की सीट है जहां 30% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा भी जो 20 सीटें और हैं, उन सब पे भी हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मजबूती के साथ ये यकीन दिलाया है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। मगर मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं महाविकास अघाड़ी के तमाम लीडरों पर कि आपको तो ये जनाब हैं सज्जाद नोमानी और ये मौलाना हैं, उलेमा हैं। इनका राजनीति से क्या वास्ता होना चाहिए, लेकिन मौलाना और इनके संगठन, सारे संगठन मैदान में उतर चुके हैं, राजनीतिक मैदान में उतर चुके हैं और खुले आम वीडियो जारी करके ये ऐलान कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एमबीए को यानी इंडी गठबंधन को समर्थन देंगे। कुछ शर्तें हैं, ये बता रहे हैं कि हमने एक सूची भेजी है शरद पवार और बाकी के 2 जनाबे आलियों को, और उनको बताया है कि किस सीट पर आपको मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहिए, ये बताया जा रहा है इन लोगों को। यानी पूरी तरीके से महाराष्ट्र के मुसलमान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। जो वहां से सूचनाएं मिल रही हैं, कुल मिलाकर के जो 11 करोड़ 24 लाख की आबादी है महाराष्ट्र की, उसमें से करीब करीब 11 साढ़े 11% मुस्लिम बताए जा रहे हैं, जिनकी आबादी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। इनमें से 38 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 20% या 20% से अधिक
मुस्लिम आबादी है, मतदाता हैं। 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी 40% या इससे अधिक बताई जा रही है। अकेले मुंबई शहर की 10 सीटों पर इनकी आबादी करीब 25% या इससे अधिक है। अब जरा ये भी देख लें कि ये एमवीए के जो गठबंधन सहयोगी हैं, इन्होंने कितने मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। उद्धव ठाकरे ने 0, एक भी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने 8 और शरद पवार की पार्टी ने 1, समाजवादी पार्टी ने 1, भारतीय जनता पार्टी ने 0, किसी को टिकट नहीं दिया मुसलमानों में से। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 1 मुस्लिम को अपना प्रत्याशी बनाया है। अजित पवार की एनसीपी ने 4 मुस्लिमों को मैदान में उतारा है, इंक्लूडिंग नवाब मलिक। ये वहाँ की सिचुएशन है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दूं, 148 सीटों पर लड़ रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 सीटों पर और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 53 सीटों पर और 5 पर इनके सहयोगी लड़ रहे हैं। अगर एमवीए की बात करें आप, एमवीए की इंडी अलायंस की, तो कांग्रेस 103 सीटों पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी 89 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाली 87 सीटों पर और इनके सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो हमने पहली बार वोट जिहाद का नाम सुना था, वो भी किसके मुंह से? सलमान खुर्शीद की एक नजदीकी रिश्तेदार के मुंह से। और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं, हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है, उत्तर प्रदेश में भी देखा है और महाराष्ट्र में भी देखा है कि मुसलमानों ने किस तरीके से रणनीतिक एकजुटता दिखाई, लंबी लंबी लाइनें लगा करके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जम करके वोट किया था। उसका नतीजा ये था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिल गई और कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल गई। इसी महाराष्ट्र में मैं बता चुका हूं कि 48 में से 31 सीटें इस इंडी ब्लॉक को मिल गई थी और भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में 25 सीटों पर लड़ी और 23 जीत गई थी, वो इस बार नीचे आ गई और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के गठबंधन को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस समय चूंकि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा और तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अगुवा प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो सब ये समझ चुके हैं कि किस तरह लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने हिंदू जनता को जातियों में विभक्त कर दिया था। उस समय केवल जातियों में विभक्त नहीं किया था, धार्मिक आधार पर भी मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने से रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी और इस बार भी सूचनाएं यही मिल रही हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी चाय फूंक फूंक कर पीता है छाछ को, तो वो हरियाणा में जो अभी कांग्रेस की डिफीट हुई है, उसके बाद से पूरा जो इनका नेक्सस है, विदेशों में बैठा हुआ, देश के भीतर भी जितने भी आपके कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन हैं, इनके एनजीओ हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से इनको रोका जाए और वहां पर एमबीए की फिर से सरकार बनाई जाए। इसलिए इन लोगों ने एक पूरी रणनीति बनाई है और इसमें जो सूचना मिल रही है
जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इन सब की भी मदद ली जा रही है, इन सबको भी एकजुट किया जा रहा है। जगह-जगह मीटिंग्स की जा रही हैं और मुल्क को बचाने के नाम पर सबको एकजुट होकर के वोटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ पठानवाड़ी और उसके अतराफ की जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सब जगह पे लगभग उन्नाय किरा इमाम साहब और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन आए हुए हैं। आप जरा अपनी फिक्र लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है। हम देख रहे हैं सालों से भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ एक फूल के तो ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है। कितनी चालाकी के साथ ये सज्जन बैठ कर के ये श्रीमान जी और मुसलमानों को सिखा पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से रणनीतिक वोटिंग करनी है, एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करनी है। और ये संविधान को बचाने की लड़ाई, यही डायलॉग बोलते हैं ना राहुल गांधी, वही इनकी भी ज़बान पर है। तो आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र, झारखंड भी दोनों टेस्ट केस बनने जा रहे हैं और यही वजह है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह भी और योगी आदित्यनाथ भी। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि इनके लामबंद हो जाने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि ये लोकसभा चुनाव की तरह हिंदू आबादी को जातियों में विभक्त ना कर दें, इसलिए हिंदुओं को इस बार ये कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और जिस तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ भी मुसलमानों को लामबंद किया जा रहा है, वो भी सोच समझ करके ही किया जा रहा है। अभी जमीयत उलेमा हिंद का दिल्ली में भी एक जमावड़ा हुआ था, जिसमें मौलाना अरशद मदनी जो है वो भाषण देते हुए दिखाई दे रहे थे। नहीं होता है बगैर मुसलमान की बर्बादी के। हम आसाम में मुसलमानों को चैन का सांस नहीं लेने देंगे। देखें कब तक चलते हैं। अगर जमीयत उलमा जिंदा है और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, हम देखेंगे कि क्या करते हैं। हम जिंदा हैं। इन लोगों के जो ये उकसाने वाले भाषण हैं, इनका मकसद सिर्फ यही है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करो। और यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों चुनाव हिंदुओं के लिए टेस्ट केस हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।